सैलानियों की मौत से देश में गुस्सा है और इसी से जुड़ी हमारी आज की मुहिम है देश मांगे इंसाफ। लोगों में किस कदर गुस्सा है इस पूरे हमले के बाद। बहुत सारे लोगों की बुकिंग थी, कैंसिल हो गई है। ये इंसानियत के खिलाफ है, इसको उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। सेना, सीआरपीएफ और जेएनके पुलिस मिलकर जहां पर ये आतंकी छिपे हो सकते हैं उन जगहों पर लगातार कॉम्बिंग कर रही है, सर्च ऑपरेशन कर रही है। पाकिस्तान जिस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिना उकसाए वाले स्मॉल आर्म्स में फायरिंग कर रहा है और उसको जिस तरह से भारतीय सेना जो उसको करारा जवाब दे रही है, तो एक पर एक झटका उसे लगातार लगता जा रहा है। ये टूरिस्ट पर हमला था, ये उन लोगों पर हमला था जो अपने जीवन के बेस्ट पल बिता रहे होंगे, छुट्टी के पल बिता रहे होंगे। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद सारी पार्टीज ने एक स्वर में, एक आवाज में ये कहा कि हम सरकार के पीछे खड़े हैं। पहलगाम हमले पर एनडीटीवी लगातार बड़े खुलासे जो है वो कर रहा है। आतंकियों के ठिकाने पर ताबड़तोड़ जो एक्शन है वो हो रहा है। आतंकियों की हिट लिस्ट बन चुकी है। जो लोकल टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देश भर में पाकिस्तानियों के भारत छोड़ने की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। ये बताया गया ये आतंकवादियों को नहीं, इनके जो आका हैं कि आपको उनको टारगेट करना। बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी तो 6 साल तक शांति रही थी, कोई बड़ा हमला नहीं हुआ था। अब इन्होंने दोबारा से जुर्रत की है, हिम्मत की है, तो अब की बार उनकी हिमाकत का ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो सदियों तक भी खड़े नहीं हो पाएंगे। बॉर्डर से वो कैसे पार करके आ गए, सवाल तो पूछा जाएगा ना। सवाल ये पूछा जाएगा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, ये भी सवाल पूछा जाएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान विल बी नो लॉस टू इट इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। क्या वो सुधरेगा? नहीं सुधरेगा सर। और हम सब सरकार को जब सर्वदलीय बैठक हुई सबने कहा कि आप आगे बढ़िए, सब आपके साथ हैं। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि पहलगाम पर हुए आतंकी हमले के बाद आगे क्या होगा और इंसाफ कैसे मिलेगा। हर भारतीय के मन में ये सवाल है कि आखिर इस हमले में शहीद हुए लोगों की मौत का इंसाफ कैसे मिलेगा। आतंकी पाकिस्तान से आए थे, पड़ोसी पाकिस्तान से घुसपैठ जारी है और इस पर रोक कैसे लगेगी, आखिर ये रुकेगा कब। और जम्मू कश्मीर में जिस तरह की तरक्की हमने देखी, सैलानी आने लगे, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ, या फिर वहाँ पर जिस तरह की आर्थिक प्रगति हुई उस पर ये अचानक से ब्रेक लगाने की कोशिश है, तो इसे किस तरह से इसका मुकाबला किया जाए। आप देख रहे हैं हम लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान को सबक कैसे सिखाया जाए। क्या दोनों देश युद्ध के लिए तैयार हैं? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो चरमपंथी हमला हुआ उसके बाद से भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़े और इस बीच कुछ देशों ने कूटनीतिक प्रयास भी शुरू किए हैं, जिनमें कि सऊदी अरब शामिल है, जिनमें ईरान शामिल है। ईरान के विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है। लेकिन भारत किन मोर्चों पर पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठा सकता है और किस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सकता है, कैसे सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चों पर पाकिस्तान को घेरा जा सकता है। कुछ कदम भारत ने हमले के फौरन बाद उठाए, जैसे कि सिंधु घाटी समझौता रद्द किया गया, वीज़ा पर रोक लगी, जो पाकिस्तानी यहाँ थे उनको भारत छोड़ने को कहा गया। तो क्या और करना चाहिए, क्या क्या भारत ने अब तक किया है कि पहलगाम के शहीदों को इंसाफ मिले। और दिन भर आज हमारे मुहिम में हम यही सवाल पूछते आए हैं, कैसा जवाब दिया जाना चाहिए। तो हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए, इस चर्चा के लिए जो पैनल मौजूद है उसमें हम तमाम तरह के रिस्पॉन्सेस के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अशमिंदर सिंह बहल हैं जो एयर कॉमोडोर रहे हैं, मेजर जनरल संजय मेस्टन हैं रक्षा विश्लेषक, हमारे साथ शशांक जी हैं जो पूर्व विदेश सचिव रहे हैं, और अनिल त्रिगुणायत हैं जो पूर्व राजदूत रहे हैं। और आप सबसे पहला सवाल मैं यही पूछूंगी कि अब आगे क्या। यह आतंकी हमला हुआ, भारत ने अपनी तरफ से कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन सबके मन में ये सवाल है कि क्या किया जाना चाहिए कि इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगे। भारत से इस वक्त क्या अपेक्षा है? डॉक्टर अशमिंदर सिंह बहल। नगमा जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। अगर आप इसको देखें, उरी का जब स्ट्राइक, उरी पे जब हमला हुआ था तो हमने क्या किया, हमने उनके लॉन्च पैड्स पे अटैक किया और 30 से 40 उनके आतंकियों को मारा। उसके बाद फिर से जब हमला हुआ हमारे ऊपर पुलवामा के अंदर, तो हमने क्या किया,
हमने फिर से बालाकोट स्ट्राइक की और 200 प्लस आतंकियों को मारा। क्या उसके बाद से हमले बंद हुए? नहीं। आप पिछले साल के अंदर देखें तो कितने हमले हुए हैं, चाहे वो रियासी में हुए, चाहे वो कथुआ में हुए या काटरा में जाती हुई बस के ऊपर हुए। तो कहीं ना कहीं ये हमले जो पाकिस्तान ऑर्केस्ट्रेट करता वो रुक नहीं रहे। क्यों नहीं रुक रहे? क्योंकि हम मार रहे हैं आतंकवादियों को, लेकिन करवा कौन रहा है? करवा आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर, जो कि उनका जनरल है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो करवा रहा है। करवा रहे हैं लश्कर तैयबा के जो लीडर्स है, जैसे कसूरी या फिर उसका नाम मूसा भी है, तो ये लोग करवा रहे हैं। ये लोग क्या यानी रुकेंगे? आप कह रहे हैं क्या कि जो मध्यस्थता की हम बात करते हैं, आतंकी कमर नहीं टूट रही है। डॉक्टर अशविंदर बहल, आप ये कह रहे हैं कि हमने आतंकियों को मारा और अपने बहुत वैलिड पॉइंट कहा। मैं यही बात आगे मेजर जनरल संजय मैस्टन से पूछना चाहती हूँ। एक चीज नगमा जी में, और हाँ नहीं एक चीज इसमें मैं बोलना चाहूंगा नगमा जी, कि हम मार तो रहे हैं आतंकियों को और कुछ समय के लिए चीजें ठीक भी हो जाती हैं, लेकिन जो ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरल साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिटायर होने के बाद वो बड़े बड़े बंगलों में, आपने बिल्कुल सही कहा कि जनरल साहब ने उसके ठीक पहले, हमले के ठीक पहले इस तरह के बंटवारे वाला बयान भी दिया था, जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करने की बात कही थी। और आपने नतीजा देखा कुछ दिनों के बाद, फिर जब आतंकी आए तो किस तरह के सवाल पूछकर उन्होंने रिलीजियस लाइन पर बांटने की कोशिश करते हुए लोगों को मारा। आपने कहा कि जनरल साहब को फर्क नहीं पड़ता है। जनरल साहब को फर्क कैसे पड़े? जो आतंकी हैं, उनकी कमान जिनके पास है, उनको वो सबक सीखें। इसके लिए किस तरह की सामरिक रणनीति की जरूरत है? क्या लगता है आपको, मेजर जनरल संजय मैस्टन? नगमा, आसिफ मुनीर को कैसे फर्क पड़े, उसके लिए भी हमारा एंड स्टेट तो बहुत क्लियर है। हमारा एम और इरादा और एंड स्टेट बहुत क्लियर है कि हमें टेररिज्म को बंद करना है। अब सवाल उठता है कि हमारी रणनीति या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जी, पहला तो मैं ये बोलूँगा कि जो हमने सबसे मास्टर स्ट्रोक खेला है वो है एबियंस ऑफ इसको होल्ड करना, इंडस वाटर ट्रीटी को। और मेरे ख्याल उसी को आज भारत को सबसे बड़ा लेवरेज बनाना चाहिए, और वो बताऊंगा कैसे। जी, देखिए, सबसे पहले तो ये हर्ट किसको करता है? ये पाकिस्तान की आवाम को हर्ट करता है और उसकी इरिगेशन और फार्मर सबको हर्ट करता है। ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जो आज तक हमने कभी इसके ऊपर सोच विचार नहीं किया है। अब अगर ये हर्ट करता है तो जाहिर है कि वहाँ लोगों के मन में आसिफ मुनीर के खिलाफ खूब आक्रोश बढ़ेगा, और ये वैसे ही आक्रोश होगा जो आज से 2 साल पहले कोर कमांडर के घर वगैरह जलाए गए थे, उनके मिलिट्री बेसेस और एयर बेस पे अटैक हुआ था। तो एक तो वो है। अब इसके साथ हम क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान को ये बोलना पड़ेगा कि ये हम कर रहे हैं, अब इसमें कोई शक और सवाल है ही नहीं। हम क्या चाहते हैं? अगर आपको इंडस वाटर का पानी चाहिए तो हम ये 4 शर्तें हमारी पूरी करो, हम इंडस वाटर को चला देंगे वापस। नंबर 1, टेररिज्म बिल्कुल बंद करें, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। नंबर 2, पीओके पूरा भारत को वापस। तो टेररिज्म जब बंद करो की बात आप करते हैं, और आपने कहा इंडस वाटर ट्रीटी इसमें एक कदम है। टेररिज्म बंद करने के लिए दुनिया भर के देश पाकिस्तान को कहते रहे, IMF के लोन मिलने पर शर्त थी, वर्ल्ड बैंक के लोन मिलने पर शर्त थी कि आप ये करके दिखाएं तब आपको फंड मिलेगा। तो जब जब लोन या फंड लेने की बात आती थी, पाकिस्तान ने कुछ कदम उठाए और वापस बैक टू टेररिज्म। तो इस तरह की पहल करने से क्या पाकिस्तान में जो आतंक के मॉड्यूल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे? एक बड़ा सवाल है। आपने इंडस वाटर ट्रीटी की बात की, मैं शशांक साहब को इंक्लूड करना चाहूँगी। ये एक सामरिक कदम हुआ जो भारत ने उठाया और एक स्ट्रॉन्ग कदम है। शशांक जी, आपको क्या लगता है इंडस वाटर के ट्रीटी के तहत में पाकिस्तान को किस तरह के फ़ायदे होते थे? पहले तो हम अपने दर्शकों को ये भी समझा दें, इससे ख़त्म करने से पाकिस्तान के अवाम को क्या नुकसान होता है या इस्टेब्लिशमेंट को किस तरह का झटका लगता है? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान को इतना ज़्यादा पानी मिल रहा था कि उसको ज़रूरत ही नहीं थी। तो एक तो उसकी उनकी ज़मीन ख़राब हो गई, इतना पानी बहा ज़मीन के ऊपर से कि सैलिनिटी हो गई थी सारे उनकी ज़मीनों के अंदर। दूसरा, उनके जो मिलिट्री जनरल्स थे और मिलिट्री ऑफिसर्स थे, सब बचपन से ही उनको लेफ्टिनेंट के लेवल से कहते थे, भैया नई नई कॉलोनीज खोलेंगे तुम्हारे लिए, पानी की कैनाल्स बनाएंगे। शुरू में तो इंडिया ने ही पैसे दे दिए थे सब कैनाल्स बनाने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर में, और जो है हम पानी अपना लेते रहो और सिंध को, पंजाब को आपस में सब लोगों को लड़ाते रहो। और हमारे यहाँ जो था वो कहते दोस्ती करो पाकिस्तान से, तो हम पाकिस्तान से दोस्ती करते थे। हम खुद पाकिस्तान में रहे हैं, करीब उस समय हम 2-2 हज़ार वीसा जो है उनको रोजाना इशू करते थे।
तो उनका बिल्कुल। ध्यान रखते आप थे। खुद पाकिस्तान में रहे हैं, इसलिए मैं आपसे बेहतर कौन बता पाएगा कि क्या अभी इस वक्त कूटनीतिक तौर पे शशांक जी कदम उठाना चाहिए। हमने देखा कि यहाँ पर जो पाकिस्तानीज हैं उनके लिए एक डेडलाइन दे दी गई वापस जाने की, पर बहुत भारतीय भी वहाँ से वापस आ रहे हैं, जो बिजनेस के लिए गए, जो किसी काम के लिए गए या घूमने को गए या रिश्तेदारों से मिलने के लिए गए, बड़ी तादाद में वो भी आ रहे हैं। कूटनीतिक स्तर पर क्या भारत ने किया है? क्योंकि हमने ये सुना कि भी कहा जा रहा है कि दुनिया हमारे साथ है, क्या अमेरिका हमारे साथ आएगा, क्या आगे जंग की सूरत बन रही है, और इसमें किस तरह का डिप्लोमेटिक सपोर्ट हमें मिल रहा है या भारत को और क्या करना चाहिए अपना लेवरेज के लिए? नहीं, बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है। इसके अलावा अभी तक हम जो करते रहे पिछले 20-30 साल से, हम सब देशों से कहते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालिए, आतंकवादी देश है, और हम दोस्ती करेंगे उनके साथ में, क्योंकि हमें दोस्ती करनी आवश्यक है। पड़ोसी देश है, हमारे लोग हैं वो भारत से ही गए, बहुत सारे लोग, कईयों की शादियां भारत में हुई भी हैं। तो इसलिए जो है, जो हम नेपाल के साथ कहते हैं बेटी रोटी का रिश्ता है, तो वहाँ पे भी हमारा बेटी का रिश्ता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, मैं पाकिस्तान में जो 4 साल रहा हूँ, मुझे सब बेटियों ने ये बोला आगे किसी और बेटी को मत आने दीजिए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कूटनीतिक स्तर पे हमने ये कदम उठाया है। हमारे आगे की जो भी बेटियां हैं वो समझ जाएंगी कि पाकिस्तान में जाके उनको तकलीफ ही मिलेगी कि जो देश उनका अपना था वो दुश्मन देश बन जाएगा, और उनको जो है खुद उनके परिवारों के अंदर एक दुश्मन की तरह देखा जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात थी। अब हमें ध्यान ये रखना है कि जो वीसा लेकर लोग आए हैं उनको तो हम कहते हैं भैया जाइए आप वापस, लेकिन जो बहुत सारे यहाँ पे बिना वीसा के बैठे हुए हैं, चाहे पाकिस्तान से आए हों, चाहे बांग्लादेश का नाम लेकर आए हों, और हमारे यहाँ तरह तरह क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो हमारे सारे प्रदेशों को, प्रदेश सरकारों को, सबको इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये लोग जो आते हैं बाहर से, ये भारतीय पासपोर्ट्स वगैरह और वो क्या कहते हैं इलेक्शन कार्ड्स बड़े आसानी से मिल जाते हैं, और जहाँ उनको अपना वोटिंग पैटर्न बदलना होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। आपने कहा ना कि हमने हमेशा दबाव बनाया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि दुनिया को पाकिस्तान के खिलाफ हाउ दे शुड कॉल आउट पाकिस्तान, या क्या उनके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए, लेकिन हमने अपनी दोस्ती बनाने की बात की क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं। क्या आप अब ये कह रहे हैं कि भारत को इस सोच से आगे बढ़ना चाहिए, और ये अगर हम ऐसे बातचीत करेंगे और दुनिया पे दबाव बनाएंगे तो फ़ायदा नहीं है? अगर आप दुनिया का सपोर्ट चाह रहे हैं तो आपको खुद कुछ कॉन्क्रीट कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल, मैं फाइनल बात यही कहूँगा कि जितने भी बड़े वेस्टर्न कंट्रीज़ के खास करके नेता हैं, वो हमसे ये कह रहे हैं कि आप इस इस्लामिक टेररिज्म से निपटिए, आपका जिम्मेदारी बनती है ये। क्योंकि हम लोगों को समझाते रहे 20-30 साल से कि भाई हम जानते हैं टेररिज्म के बारे में, तो आप हमारी बात सुनिए। अब वो कह रहे हैं कि हमने बहुत सुन लिया, अब एक्शन तो लीजिए ना आप, कुछ ना कुछ। तो इसलिए आवश्यक है कि हम एक्शन लें इस पे और कार्रवाई करें इस बार। चलिए, और जो अलग अलग इसके पहलू है मैं उस पर भी आऊंगी। अनिल जी के पास जाती हूँ कि सामरिक तौर पे, स्ट्रेटेजिक तौर पे इस वक्त भारत ने कदम क्या उठाए हैं, वो क्या सफिशिएंट हैं, या अनिल त्रिगुणायत आपको क्या लगता है भारत को स्ट्रेटेजिक तौर पे क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए नगमा, बदर शशांक साहब ने पूरी तरह समझा दिया है, लेकिन मैं ये और कहना चाहता हूँ कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो पाकिस्तान की आर्मी, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी डीप स्टेट जो है वो एंटी इंडिया टायरेट पे ही जिंदा है, नंबर 1। और जो टेररिज्म है वो उनका डीएनए में है, दैट हैज बिकम अ टूल। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म उनका एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी, एज आई से, तो उनको वो चलाते ही रहना है चाहे आप कुछ भी कर लें। तो दूसरी क्या करना है हमने, जो अभी देखिए आज से नहीं हो रहा, 40 साल से चला आ रहा है ये, और भारत हमेशा से कहता रहा है, दुनिया ने कभी नहीं माना। 9/11 जब तक नहीं हुआ तब तक टेररिज्म की बात ही कोई नहीं सुनता था। जब उनके ऊपर पड़ी तब उनको समझ आया कि भाई टेररिज्म क्या चीज़ है जी, और उसके बाद भी कंटिन्यू करते हैं, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, माई टेररिस्ट, योर टेररिस्ट। भारत ने यूनाइटेड नेशंस में कंप्रहेंसिव कन्वेंशन और इंटरनेशनल टेररिज्म डाली हुई है, वो नहीं करते। तो प्रोफॉर्मा स्टेटमेंट्स तो सारी दुनिया देती है, सफ़र आप करते हैं तो आप ही को अपने आप को सशक्त होना, आपने रोकना है उसको। और इस पाकिस्तान का जब हमें फंडामेंटल मालूम है मैडम, सब मालूम है हमें कि वो क्या करते हैं, तो हमें फिर एक प्रोएक्टिव वे में रहना चाहिए। अपनी इंटेलिजेंस, अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी, अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को और सशक्त करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है हमारे लिए। ये एक पाकिस्तान के साथ जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किया है भारत ने अभी, जिसके बारे में आप कह रही हैं, मैं समझता हूँ वो बड़े उचित कदम है और वो फर्स्ट स्टेप्स है। लेकिन जैसा और पैनलिस्ट ने भी कहा कि जो हमने इस ट्रीटी के बारे में, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो निर्णय लिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है,
और हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम उसके पीछे जाएं वापस, चाहे वो पाकिस्तान का बिहेवियर कभी भी ठीक नहीं होगा, वो कुत्ते की पूंछ की तरह हमेशा आपको हर्ट करता रहेगा जब भी करे मौका मिलेगा उसको। तो ये बात आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट है, जब तक वो उनकी मिलिट्री उसको चलाती रहेगी, आपको कभी भी वहां पर शांति के बारे में बात जी, सुनना, क्योंकि ये बार बार बात कही गई है कि पाकिस्तान की सेना तो ये बात का जो अस्तित्व है वो भारत के खिलाफ जंग छेड़कर ही रहता है और इसलिए ये करना जो है वो ज़रूरी है। और हमने सुना पाकिस्तान आर्मी चीफ को बोलते हुए आसिम मुनीर को कि किस तरह की वो उकसाने वाली बातें कह रहे थे, लेकिन जो पॉलिटिशियंस है बिलावल भुट्टो, वहाँ पर से भी बहुत एक उकसाने वाला, भड़काने वाला बयान आया है कि पानी के बदले पानी नहीं मिलेगा तो खून बहेगा। तो इस तरह की जो बातें से ये अब सवाल एक उठता है लोगों के मन में कि जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं तो क्या हम युद्ध की कगार पे हैं, और अगर ऐसा होता है तो आगे क्या, किन फ्रंट्स पे भारत की तैयारी रहनी चाहिए, ये होनी चाहिए। संजय मेस्टन जी, आप इस पे क्या कहेंगे? एक तो हमने सामरिक बात की, लेकिन आर्थिक भी है एक मोर्चा जहां जंग लड़ी जाती है, कूटनीतिक भी एक मोर्चा है आजकल जंग लड़ी जाती है, तो ये घेराबंदी जो है वो किस तरह की भारत को करनी चाहिए? देखिए, भारत आज की तारीख में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, ये 3 फ्रंट्स पे तो हम मोर्चा लड़ी रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही में जो एक काइनेटिक फ्रंट है, जो मिलिट्री फ्रंट है, वो लास्ट ऑप्शन और लास्ट रिजॉर्ट रहना चाहिए और सबसे इसमें कई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मिलिट्री फ्रंट में। नंबर 1 स्ट्रैटेजी ये होता है कि जब भी हम कुछ करें, ये मल्टी फ्रंट पे हमें पूरा पाकिस्तान को एंगेज करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमें इस टाइम नेवल फोर्सेस का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 3, देखिए आज पूरा देश चाहता है कि जल्दी से जल्दी कुछ हो, उस पर भी फायदे हैं, लेकिन दूसरा फायदा ये है कि अगर हम इसको डिले करते हैं, पहले तो ये वाली चलने देते हैं जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक हमने स्ट्रैटेजी की है और इसमें सबसे इफेक्टिव इंडस वाटर ट्रीटी है। एज अ आर्मी मैन मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान आर्मी को टायर करें। टायर करने का मतलब उनको पूरे समय बस ये अचंभित में रखें, सरप्राइज और डिसेप्शन में, आज हमला आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, डिले करते रहो और हरकत हम करते रहे हर फ्रंट में। वो कंफ्यूज होए, इतना कंफ्यूज होए कि उनके जवान थक जाए मेंटली। देखिए, लड़ाई में सबसे बड़ी चीज़ होती है फिजिकली से किसी को मेंटली थकाना, और ये मेंटली थकाने के तरीके हैं जब वो वेट करते रहेंगे। वेट करना सबसे बड़ी परेशानी होती है एक फोर्स के लिए। लॉन्ग टर्म उनको डिप्लॉयमेंट रहने दो, एक स्टेज आएगी फिर जवान छुट्टी मांगेंगे, वहाँ से ऊपर ऑफिसर्स बोलेंगे नहीं तुम छुट्टी नहीं जा सकते, इंडिया का हमला आने वाला है। तो कहने का मतलब है ये एक सरप्राइज और डिसेप्शन के साथ साथ टायर आउट द ट्रुप्स, टायर आउट मेंटली, और इसके बहुत बहुत तरीके हैं। जितना हम डिले करें, हो सकता है 6 महीने डिले करें, लेकिन साथ ही साथ हर जगह प्रेशर बनना चाहिए, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, वो तो बनते ही रहना चाहिए। लेकिन मिलिट्री तौर पे, मिलिट्री फ्रंट पे कभी नेवल एक्सरसाइज, कभी एयर की हो रही है, जैसे कि अरब सागर में ब्रह्मोस मिसाइल तैनात के साथ अभ्यास जो है वो किया गया, तो भारत की ये जो तैयारी नेवल फ्रंट पे दिख रही है, समुद्री युद्ध में एक निर्णायक बढ़त जो है वो भारत को दिख रही है। डॉक्टर अशमिंदर सिंह बहल, ये जो तैयारियां इस वक्त हैं वो एक जवाब के तौर पर आपको लगता है कि जो भारत ने किया है वो कितना, उससे क्या संदेश जा रहा है, क्या करने की ज़रूरत है? और जैसे रफाल की खरीद की ही बात है कि और रफाल, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। आपने पूछा कि नेवी ने जो वहाँ पे एक्सरसाइजेस करी हैं, हमारा एक एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ गया, हमारी नेवी में 293 शिपिंग वेसल्स हैं, जबकि उनके पास सिर्फ 121 है, यानी कि हमारी नेवी 2.5 से 3 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, हमारे पास बहुत से ऐसे चीज़ें हैं, जैसे हमारी 18 सबमरीन्स हैं, उनके पास सिर्फ 8 सबमरीन्स हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसी तरीके से हमारी एयरफोर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 2 स्क्वाड्रन रफाल के हैं और साथ साथ में 13 स्क्वाड्रन हमारे सुखोई 30 के हैं, और मैं तो अभी जैगवार को गिन नहीं रहा हूँ, मिग 29, मिराज 2000 को गिन नहीं रहा हूँ, 2 LCA स्क्वाड्रन्स को गिन नहीं रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारी एयरफोर्स भी 1.5 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम ओवरऑल दोनों सेनाओं को कंपेयर करें तो सिपरी ने कहा है कि भारतीय सेना जो है, सशस्त्र सेना, तीनों अंगों को मिला के कहीं ना कहीं चौथे पोजीशन पे है इस समय पूरे विश्व के अंदर, और पाकिस्तान की है 12वें नंबर पे। तो बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान को कि कभी भी वो युद्ध का ना सोचे। लेकिन यहाँ जो हमें करना चाहिए, हमें कूटनीति इसमें इस्तेमाल करनी चाहिए जो चाणक्य की थी। अगर आप चाणक्य की कूटनीति देखें तो सबसे ऊपर आती है मंडल थ्योरी, यानी कि उन फ्रंट्स को एक्टिवेट करना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, यानी कि अगर उनका नेबर इज़ योर फ्रेंड,
क्योंकि वो उसका एनिमी हो जाता है, जैसे कि अफगानिस्तान, जैसे कि बलूचिस्तान, जैसे कि ईरान। तो ये कहीं ना कहीं इस फ्रंट को भी एक्टिवेट करने के बारे में सोचना चाहिए, इनकरेजमेंट के बारे में सोचना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम देखें इंटरनल डिसेंट, ये दूसरी कूटनीति थी चाणक्य की, उसके लिए पीओके एक सही जगह है जहाँ पे इंटरनल डिसेंट उनका वैसे ही बढ़ रहा है। अगर इंटरनल डिसेंट उनके आर्मी के अंदर देखें, इस समय उनको जनरल आसिम मुनीर पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। और फिर आता है हमारी मिलिट्री काइनेटिक कैपेबिलिटी। तो जैसे मैं मैसन साहब के साथ एक बात से तो सहमत हूँ कि हमें इस समय एकदम बिना किसी सुयोजित योजना के उनको अटैक नहीं करना चाहिए, उनको टायर करना चाहिए, लेकिन हमारे पास वो योजना होनी चाहिए कि उनके टेररिस्ट को लगे कि कहीं भी छुपने की जगह नहीं है। वो अज्ञात किलर्स को एक्टिवेट रखना चाहिए और साथ में उनके जनरल्स के ऊपर भी ऐसा प्रेशर होना चाहिए कि हमें रिटायरमेंट के बाद भी नहीं छोड़ा जाएगा। अगर आप आसिम मुनीर को देखें तो पहली बार जब वो आईएसआई चीफ थे तो पुलवामा का हमला किया था उन्होंने, अब वो आर्मी चीफ हैं तो पहलगांव का हमला किया, और आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया उनके स्टेटमेंट्स को। तो इनको भी कहीं ना कहीं नहीं छोड़ना चाहिए। इन्होंने अपनी फैमिलीज को तो भेज दिया है पाकिस्तान से बाहर, लेकिन हमको इनके अंदर ऐसा डर पैदा करना चाहिए कि अगर कल आप कुछ भी करें, आज आप जो कुछ भी करें, कल आपको नहीं छोड़ेंगे। और कब हम अटैक संदेश देना बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा आप कह रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना बहुत जरूरी है, एक डिसाइसिव निर्णायक मैसेज जो है वो जाना ज़रूरी है। इसके मैं डिप्लोमेटिक पहलू पर, कूटनीतिक पहलू पर भी आना चाहूँगी कि दुनिया के कौन से देश, आपने दोस्त का जो दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो हमारा दोस्त होता है, ये बात आपने कही। और इसी लिहाज से अफगानिस्तान, बलूचिस्तान के अलावा मैं चीन की भी बात करूंगी कि वो एक कितना बड़ा खतरा यहाँ पर होता है और कैसे वो पाकिस्तान के साथ हमेशा रहा है, और अमेरिका का रुख क्या होगा ये भी देखना होगा। हालांकि इस वक्त सभी लोगों ने इस हमले को कंडेम किया है, पर इसके पहले मैं कुछ लोगों से यहाँ सवाल लेना चाहती हूँ। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, कुछ युवा मौजूद हैं। इस हमले ने सबको झकझोरा है। आप में से जिसके पास माइक है, अगर आप कोई सवाल या कोई कॉमेंट इस पर करना चाहें कि सवाल क्या उठते हैं इस वक्त, और आपको एक आम नागरिक, एक स्टूडेंट के तौर पे भी क्या नज़र आता है पहलगाम के इस हमले से, किस तरह की बेबसी दिखाई देती है? मैम थैंक यू मैम मेरा नाम अमरेंद्र है, मैं पॉलिटिकल साइंस और आईआर का स्टूडेंट हूँ। मैम मेरा सवाल इंडस वाटर ट्रीटी के ब्रेक करने पे, इंडिया ने ब्रेक कर दिया इंडस वाटर ट्रीटी को, बट मैम ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारे पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है जिससे हम पानी ज़्यादा से ज़्यादा रोक सके। हम ज़्यादा से ज़्यादा मैम 20 से 30% पानी रोक सकते हैं, वो भी चेनाब से। तो मैम ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है मैम, ऐसे टाइम पे जब हमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रीटी को रोकने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा या हिट नहीं होगा पाकिस्तान। जो हमारा बीएसएफ का जवान जो पाकिस्तान के पास है, उस पे हमारा क्या स्टैंड रहेगा। दूसरी चीज में ऐसे टाइम पे जब हमको एक स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन की जरूरत है, क्या सिर्फ पानी रोकना, वीजा ना देना, इससे क्या कुछ हो सकता है? आप में से कोई इसका जवाब देना चाहें? जब तक अगला आप में जो भी सवाल पूछना चाहेंगे आप पूछिए, पर डॉक्टर अशमिंदर बहल क्या आप जवाब देना चाहेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या काफ़ी है इतने बड़े हमले के बाद? क्या वीजा सस्पेंशन या इंडस वाटर ट्रीटी को रोकना एक माकूल जवाब है? देखिए, हमने 1965 की लड़ाई हुई, 1971 की लड़ाई हुई, बिल्कुल 1971 की लड़ाई हुई, 1999 की लड़ाई हुई। हर लड़ाई के अंदर ये ट्रीटी हमेशा रही। ये अब जितने भी हमले हुए सब में ये ट्रीटी रही। तो ये एक मेजर मैसेज हमने पाकिस्तान को दिया है कि हम आपको थ्रॉटल करेंगे। और इनका कौन सा एरिया इफेक्ट होगा? पंजाब का एरिया, जहां पे उनकी पूरी 25% जीडीपी जो पाकिस्तान का है वो इस पानी की वजह से, चाहे वो नेविगेशन, पावर या एग्रीकल्चर है, बहुत ज्यादा। और सिंध में, और खासकर अभी से सिंध और पंजाब के बीच में लड़ाई शुरू हो गई है कि अब हमारे पास पानी की किल्लत आने वाली है, क्योंकि पंजाबी जो है वो रूल करते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो अगर पंजाबी रूल करते हैं तो सिंध को बहुत प्रॉब्लम होगी पानी की। लेकिन यहाँ एक दो चीजें मैं कहना चाहता हूँ। हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स ले रही है। 2 डैम्स जो थे, चाहे वो रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है या तुलबुल है, उसको वापस रीएक्टिवेट कर दिया गया है। और साथ में कैनाल सिस्टम्स की भी डेवलपमेंट हो रही है मिड टर्म के अंदर। तो ये कहना सही नहीं होगा कि इसका इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं है। नो, इसका कुछ ना कुछ। और एक और चीज है इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण। मैं वापस आऊंगी आपके पास। मैं इसी सवाल पे जवाब शशांक जी से भी चाहती हूँ। 1 मिनट आपको रोक रही हूँ प्लीज। थोड़ा सा इसी पे साथ में जो इन्होंने बात कहा ना, क्या वीज़ा सस्पेंशन जैसे कदम काफ़ी हैं, चूँकि एक डिप्लोमेटिक पोजीशन लेता है कोई भी देश ऐसे हमले के बाद में। तो शशांक जी, ये जो सवाल आप यहाँ पे पूछा गया है, आपको क्या लगता है कि ये एक माइल्ड कदम है या ये काफ़ी है और इससे हिट हो सकता है पाकिस्तान? देखिए, डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ ये है कि हर आदमी अपने देश के लिए
पूरे तरीके से जुड़कर रहता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि अगर आपने जो है किसी तरीके से अपने रिफ्लेक्सेस को रिलैक्स कर दिया, सोच के कि नहीं अब तो सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, तो सब आराम से बैठ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम है कि हमने पाकिस्तानी जो यहाँ पे घूमते रहते थे, चाहे अपने परिवारों से मिलने आए थे या जिस प्रकार से भी, लेकिन एक तरीके से ये उनके साथ में जुड़ाव बना रहता था कि पाकिस्तान और हमारा दोस्त हो सकता है। अब हमको मालूम चल गया कि दोस्त होने नहीं है, क्योंकि जो उनके जनरल्स बैठे हैं, जो उनके राजनीतिक नेता बैठे हैं, वो पाकिस्तान को हर्ट करने के लिए पाकिस्तान से हमेशा आतंकवाद को बढ़ाते जाएंगे। तो क्या एक प्रकार से बिल्कुल क्लियर हमको हो जाना चाहिए, तो बहुत बड़ा कदम है। दूसरा, मैं यह भी मानता हूँ कि जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं लोग बाग, हमारा बड़ा मार्केट देखकर, तो हमको कहना चाहिए कि सप्लाई चेन्स के लिए हम चाहेंगे कि वो और हमारे जो मित्र देश हैं वहाँ तो जाएं, लेकिन पाकिस्तान ना जाएं। नहीं तो जो है उनको सप्लाई चेन रिलेशनशिप में बहुत मुश्किल आ सकती है। तो आप ये कह रहे हैं चीन तो कि ऑलरेडी मुश्किल में आ रहा है। जी जी, कि ये इस तरह के जो कदम है बड़े कदम हैं, इससे हिट हो सकती है पाकिस्तान की इकोनॉमी भी, पाकिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि वहाँ पे आम लोगों पर असर होगा। अब ये है कि इससे क्या इस तरह की घुसपैठ रुकेगी, क्या आर्मी को सबक मिल सकता है, क्या आतंकी संगठनों के ऊपर रोक लगाएगा पाकिस्तान। एक आपका सवाल भी मैं लेना चाहूँगी, आप में से कोई और सवाल पूछना चाहें? जी थैंक यू मैम। मैं समृद्धि श्रीवास्तव हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही हूँ महाराजा अग्रसेन कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय। मैम मेरा सवाल ये है कि जो मुस्लिमों को, जो इनोसेंट मुस्लिम्स हैं और जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं, उनको घसीटा जा रहा है इसमें, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए और क्या वो सही है? गवर्नमेंट को। जी ओके, आपका सवाल? नमस्कार मैम। बोलिए। नमस्कार मैम, मेरा नाम सरसराज सिंह है और मैं एमिटी विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मेरा सवाल इस कार्यक्रम में शामिल सभी पैनलिस्ट से ये है कि हर साल 2 साल के अंतराल पे हमारे देश में आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया जाता है, बेगुनाहों की जाने जाती है, हमारे जवान शहीद होते हैं। ऐसे में सरकार क्या स्थायी निराकरण के बारे में सोच रही है और कौन से ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे ये सदा के लिए इसका रोकथाम किया जा सके? और आज पूरा देश जो है वो शोक में डूबा हुआ है, हर कोई मर्माहत है। और हम कब तक अपने बेगुनाह आवाम की जानों को जाने देंगे? तो आपने जो हमने शुरू में कहा कि सबके मन में यही सवाल है कि हम इसको क्या करें कि स्थायी तौर पे रुके, तो 2 सवाल यहाँ पर पूछे गए और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने भी पूछा है यहाँ पे। मैं अनिल त्रिगुणायत, मैं आपसे पूछूं, अगर जो यहाँ पर हमारी एक ऑडियंस, एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि ये जो हमला हुआ, मकसद ये था जिस तरह से धर्म पूछकर हमला किया गया, मारा गया, कि वो बंटवारा हो। उसके पहले हमने आसिम मुनीर का बयान भी सुना था हिंदू मुस्लिम डिवीज़न के ऊपर, और फिर इसको कैसे सांप्रदायिक रंग दिया गया और इसका एक रिटेलिएशन भी दिखा कि कैसे ये टारगेटेड किलिंग की गई है रिलीजन के नाम पे। वैसे में जो आम कश्मीरी हैं जिन्होंने लोगों की मदद भी की है, जो आम लोग हैं, जो दूसरे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, देखा गया कि कई जगहों पे वो निशाने पे रहे। तो इसकी रोकथाम के लिए कि वो डिवीज़न ना हो सोसाइटी में, जो शायद टेररिस्ट चाहते हैं, क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, सरकार अभी जैसे होम मिनिस्टर ने इसके बारे में कमेंट किया है, उन्होंने कहा कि नहीं होने देंगे, लेकिन ये जो लोगों को खुद भी सोचना है कि भारत जो है वो ऐसा देश है जिसमें यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो हमेशा से रही है। तो जो गंगा जमनी तहजीब हमारे देश की है उसको मेंटेन करना है। अगर आप कभी ये सोचें कि ये कश्मीरी स्टूडेंट है तो ये भी टेररिस्ट है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत गलत अप्रोच है। और इसको हमारे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं ये सब जानते हैं कि उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में दे शुड बिकम, इट हैज़ टू कम सोशली। कोई ये नहीं है कि गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है इसमें, गवर्नमेंट सिर्फ बाद में अरेस्ट कर सकती है एक्शन होने के बाद में। लेकिन ये इस तरह की जो बातें हैं जब होती है उसमें आपस में सोसाइटी को एक डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको सबको साथ रहना है कि नहीं रहना है। इसमें गवर्नमेंट का रोल एक लिमिटेड रोल होता है। लेकिन हाँ, बिल्कुल एक तरह की वो बात है कि यूथ को जो है खास तौर से सोचना चाहिए। ठीक है, हर्ट सब हुए हैं, एक तरह से जो हो रहा है बार बार हो रहा है, ये उन्होंने बात कही है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, रियलिस्टिकली भी हमको सोचना चाहिए कि टेररिज्म जब भी होता है इट्स ए वन ऑफ इंसिडेंट। तो जब एक बार हो जाता है, लेकिन उसके पीछे कई सारे सैकड़ों इंसिडेंट्स जो हैं उसको हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेस रोक देती हैं, उसका पता भी नहीं लगता है। लेकिन ये है कि आपको जब ही हो सकता है जब आपके यहाँ पे खुद कुछ लोग ऐसे उनसे मिल जाते हैं। तो हमें अगर पता है कि कौन हमारा टारगेट है, कि कौन लेके आ रहा है, कहाँ से ला रहा है, सारा सब कुछ हमको मालूम है इसके बारे में, तो हमको अपनी एक रोबस्ट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी काउंटर टेररिज्म की। दूसरे, इंटरनेशनली आपको पाकिस्तान को प्रेशर करना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान FATF में बार बार रहा है और फिर निकल जाता है उसके बाद में, तो उसके मित्र तो हैं वहाँ पर भी ऐसे।
कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स एक तरफ आपको मदद करने की कोशिश कर रहा है, बोल रहा है, दूसरी तरफ $400 मिलियन उनको F-16 के लिए दे देता है, तो उससे वो एम्बोल्डन हो जाते हैं। जी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी बातें हमें हर लेवल पे, ये एक तरह से नहीं हो सकता, और कभी ना कभी इस तरह की हरकतें जब होती हैं तो उस वक्त ये टेम्पररी चार्ज नहीं होना चाहिए। देखिए 24 आवर विजिलेंस इज नेसेसरी फॉर दिस थिंग, एंड सोसाइटल हार्मनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। मैं इस बात के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि किसी भी तरह की वायलेंस अपने ही देश के लोगों के पीछे किया जाए। देखिए वो घोड़ा चलाने वाला बेचारा मारा गया उसने बचाने के लिए, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि इस तरह के लोग हैं, और ये तो सोचना बहुत हमें जो जरूरी है कि इस वो- तरह के लोग को वो- वजह से वो ही हमें वहां पर सोचना लोगों है, की सोसाइटी जानें को बची, सोचना है। और लोग हैं जो इलाज में लगे हुए हैं दिन रात, वो कश्मीर के ही लोग हैं। और आतंकी अगर घुसते हैं और मारते हैं तो एक बहुत बड़ा तबका वो भी है जो बचाता है। और आपने जो बात कही है कि राउंड द क्लॉक विजिल, और आपने जो बात कही है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव, और किस तरह एक पाकिस्तान जो है लगभग $400 मिलियन का की मदद दे देता है, अमेरिका दे देता है पाकिस्तान को, दूसरी तरफ आप भारत के साथ खड़े होते हैं कि हम आप आतंकवाद को कंडेम कर रहे हैं। यूएसएड की तरफ से हमने देखा कि लश्कर के फ्रंट जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग मिलती रही, और वही लश्कर के संगठन तरह तरह के नाम के तहत, जिसको अमेरिका ने बैन किया था, वो यहाँ पर भारत में हमले करता रहा। एक और जो सवाल था, अगर उसके ऊपर संजय मेस्टन आप बताना चाहें कि स्थायी इसका क्या निवारण है, व्हाट आर द परमानेंट पॉलिसीज दैट शुड बी इन प्लेस, जिसमें हम इस तरह से एक लगातार, एक तो विजिल की बात है, लेकिन हर थोड़े दिन के बाद एक इस तरह की घटना होती है, तो कुछ तो सुधार की ज़रूरत होगी, इसमें कुछ पॉलिसी में चेंजेस की ज़रूरत होगी। नगमा बिल्कुल, देखिए पहली बात हमें आसिफ मुनीर की स्ट्रैटेजी समझनी चाहिए। उसका एम क्या है, वो भारत को मतलब ख़त्म करना चाहते हैं, भारत में लड़ाई झगड़े कराना चाहते हैं। और स्ट्रैटेजी ये है कि ये जो कॉम्युनल राइट्स चले, धर्म पे लड़ाई चले, वो चाहते हैं। और पाकिस्तान, भारत की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? भारत के लिए यूनाइटेड इंडिया पाकिस्तान के लिए डिजास्टर है, मतलब वो खतरा है, तो पूरे देश को यूनाइटेड होना पड़ेगा। और हमें ये टू नेशन थ्योरी और ये जो धर्म के ऊपर बंटवारा हो रहा है, इस पे नहीं चलना चाहिए, नहीं तो हम पाकिस्तान जो चाहता है उसी के कदमों पे चलेंगे। इसको कौन रोक सकता है? मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, जितने भी ये चैनल्स में पैनलिस्ट आते हैं, सबका बहुत इस पे ज़रूरी है। ये हिंदू मुस्लिम 1200 साल पहले भी इकट्ठे रहे हैं, और आज पाकिस्तान को आप देख लिए, अफगानिस्तान को देख लिए, वो एक फैनेटिक स्टेट्स बने थे, और आज भारत को देख लिए, हमारे पास सब कुछ है। ये हम तरक्की क्यों किए हैं? क्योंकि सारे लोग को एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इसको रोकने के लिए इंडिया हैज़ टू बी वन। दूसरा, मिलिट्री ऑप्शंस। देखिए आज हमें मौका मिला है, सब कुछ हमारे हालात में है। चाइना हस्तक्षेप शायद नहीं करेगा क्योंकि वो खुद ट्रेड टैरिफ वॉर में पड़ा हुआ है। अफगानिस्तान के साथ मैं वहाँ खुद था, मेरे को पता है वहाँ तालिबान, टीटीपी कैसे इनको मारने के लिए तैयार है, बलूचिस्तान वहाँ से तैयार है। तो कहने का मतलब है, इसलिए मेरा पहला स्टेटमेंट था, मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी फ्रंट पे अब हमला करना चाहिए। जब तक पाकिस्तान को हार्ड हिट नहीं होगा, देखिए उनको हार्ड हिट जब होगा जब हर डायरेक्शन से, हर तरफ से असॉल्ट होगा उनके ऊपर, और ऐसा होना चाहिए कि इतना सॉलिड प्रहार होना चाहिए, ये वंस एंड फाइनल है, तब पाकिस्तान समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। और उनके लोगों के अंदर फिर आक्रोश आएगा। आसिफ मुनीर को डिसलॉज वहीं के लोग करेंगे, वहीं के यंग ऑफिसर्स हैं, शायद वो उनको वहाँ म्यूटनी हो सकती है क्योंकि उनके इंटरनल डिसेंट हो रखी है, लोग उनसे फेड अप हो रखे हैं। पाकिस्तान के लोगों को क्या चाहिए? हिंदुस्तान के लोगों को, जैसे वो बोलते हैं कि कहाँ हिंदुस्तान पहुँच गया है, क्यों पहुँचा है? क्योंकि हम पीस, प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ हेट्रेड, फेनेटिज्म, रेडिकलिज्म, ये कहाँ से कहाँ उस देश को लिया, और ये किसने फैलाया? लोगों ने नहीं, पाकिस्तान के, वहाँ की ISI ने, वहाँ की पाकिस्तान आर्मी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो भारत को टारगेट कर रहा है और वहाँ के लोगों को मिलकर भारत के साथ टारगेट कर रहा है, वो है पाकिस्तान सेना की लीडरशिप। उसको टारगेट कर दो, सारे प्रॉब्लम उनके लिए भी खत्म और हमारे लिए भी। पाकिस्तान की सेना को ये सूट करता रहा क्योंकि अवाम को उन्होंने गरीब रखा और बद से बदतर हालात में पहुंच गए। अर्थव्यवस्था वहाँ पर इतनी बुरी रही पाकिस्तान की। पिछले दिनों हमने तस्वीरें देखी वहाँ से कि आटे और पानी के लिए, खाने के लिए कैसी कैसी लाइनें लगी रहीं, बिजली की किल्लत उतनी ही ज़्यादा। और जहाँ तक वहाँ के आर्थिक स्थिति के हालात हैं, बुरे हैं। बलूचिस्तान में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उसमें बड़ी तेज़ी आई। तो इन सब चीज़ों से शायद अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आसिम मुनीर ने ये नया
भाषण दिया था और उसके बाद जब ये आतंकी हमला, आपने सही कहा। तो शशांक जी, यहाँ पर हमने जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की बात की थी और अब जो जैसा संजय मेस्टन कह रहे थे कि चारों तरफ से घेरने की ज़रूरत है, चाहे अफगानिस्तान, बलूचिस्तान के रास्ते, चीन शायद हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन हाल ही में भी हमने पढ़ा कि चीन के पास भी वो फिर से एक लोन के लिए चले गए हैं। सऊदी अरब भी उन्हें पैसे देता है, अरब वर्ल्ड भी पाकिस्तान की मदद करता है, अमेरिका खुद उनकी मदद करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्लेटफॉर्म्स पे भारत को लगातार ये बात करनी पड़ेगी कि कैसे पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद जो है उस पर किस किस जगह पे रोक लग सकती है या लगनी चाहिए, क्योंकि ऐसे इन्वॉल्वमेंट। और दूसरी तरफ से अगर मैं पूछूं तो कि क्या भारत ये दुनिया को समझा सकता है कि इस तरह के आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि वहाँ की जो लीडरशिप है वो कह रही है कि गलत आप आरोप लगा रहे हैं, इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं। ये तो पाकिस्तान के लोग हमेशा से कहते रहे हैं कि हर आतंकवादी घटना में उनका कोई हाथ नहीं था, बल्कि एक बार तो आपको याद होगा कि 26/11 में तो यहाँ तक उन्होंने कर दिया था, जिन लोगों को भेजा उन्होंने भारत में, उनको रोली मोली लगाकर उनके नाम हिंदुस्तानी बता के हिंदुस्तानी सारे आइडेंटिटी कार्ड्स देकर उन्होंने भारत में भेज दिया था। उनको उम्मीद थी कि ये इस तरह के फिदायीन आएंगे कि वो मर जाएंगे और बाद में कहा जाएगा कि हिंदू थे, भारत के थे जी। वो सब बातें खुल गई। अब इस तरह की बातें बार बार होती रही हैं। और जो प्रश्न आपके विद्यार्थियों ने पूछा है कि हम कैसे इंडस वाटर ट्रीटी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हर बार यही प्रश्न उठता रहा है। 65 वॉर में, 71 वॉर में, कारगिल में, उसके बाद जब भी आतंकवादी घटनाएं करते रहे तो धीरे धीरे कार्यक्रम चलता रहा है हमारा अपना कि भाई एक तो पाकिस्तान जो है बीच में हमारा जब भी कोई नहर बनाए या कोई रन ऑफ द रिवर डैम बनाए तो उसको हमें उनको पीछे नहीं पड़े हमारे, हम अपनी मर्जी से करेंगे। जो पानी देना है जरूर जाए उनको पानी, ऐसा कोई नहीं है कि पानी रोकना है, लेकिन हम डिसाइड करेंगे कि हमारे लोगों को हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल में, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में सबको पानी चाहिए। राजस्थान वाले लोगों में सुन रहा था कि वो कहते हैं पानी हमको नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ये पाकिस्तान वालों को दे रहे हैं। तो हम अपने देश के अंदर हम चाहते हैं कि सब यूनिटी रहे, लेकिन अब वो यूनिटी ज़्यादा बढ़ेगी इस मसले से कि हमारे सारे नॉर्थ इंडिया में पानी का इंतजाम होगा पूरे तरीके से कम हमारी सरकार के ऊपर जोर पड़ेगा कि भाई आप पानी दीजिए। अब तो आपने वहाँ इंडर वाटर ट्रीटी तो ख़त्म कर दी है, तो ये बहुत आवश्यक है एक तरीके से, मैं समझता हूँ। और दूसरा ये भी आवश्यक है कि पाकिस्तान के पास जो प्रेशर पड़ेगा वो भारत तो समझा दे अपना जो हमारे आतंकवादी घटना है, लेकिन पीओके के लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को, सिंध के लोगों को और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को बलिदान देना पड़ेगा। अगर बलिदान देने को तैयार हैं तब तो वहाँ पर कुछ हालात बदल सकते हैं, जो परमानेंट आपकी बात चल रहे हैं सबको। लेकिन अगर वो कहते हैं नहीं हम तो बलिदान नहीं देंगे, हम तो पाकिस्तान जो जनरल्स हमको कहेंगे हम वो आतंकवाद में पार्टिसिपेट करते रहेंगे, तो फिर ऐसे मामला चलता रहेगा। फिर हमको फिर वही बात करनी होगी कि भाई किस तरीके से इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल और किस तरीके से हम आगे स्टेप्स लें। तो मेरे ख्याल से मौका इसलिए डिसाइसिव आ गया है। हमको लगता ये है इस समय कि इंटरनेशनल कम्युनिटी साथ में है, साथ ही साथ नेबरिंग कंट्री साथ में है, जिनके लोग जो हैं उसी कम्युनिटी के लोग वहाँ पर रह रहे हैं। अब वो सोचते हैं कि ये मौका ठीक है, इस बार पाकिस्तान को जो है एक सबक सिखाना चाहिए कि या तो बिल्कुल अपना रवैया बदले और नहीं तो जो है बलूच अलग खड़े होंगे, खैबर वाले अलग खड़े होंगे, सिंध अलग खड़े होंगे। और पीओके कहेगा हम तो भारत के साथ मिलने वाले हैं, अब भारत हमारे साथ में था हमेशा से, आपने ज़बरदस्ती हमको जो है फौज के बूट्स के नीचे डाल दिया था। और सवाल किसी और का यहाँ पर है जिन्होंने नहीं पूछा, आप पूछना चाहते हैं कुछ? थैंक यू मैम, मेरा नाम एकता है, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। जैसे कि हमने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बात करी कि कैसे इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो उनके एग्रीकल्चर इकोनॉमी को कैसे डाउन करने वाली है, उसी सिमिलर तरह से आपको क्या लगता है कि श्रीनगर, जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है हमारे टूरिज़्म इंडस्ट्री पे? यहाँ पर हमला हुआ है और जहाँ पे टूरिज़्म का थोड़ा बूम आया था, वहाँ पर अब इस हमले के बाद से पहलगाम, जहाँ पे वो जगह थी बायसरन घाटी, जिसे स्विट्ज़रलैंड कहा जाता था, मिनी स्विट्ज़रलैंड, जाहिर है कि ये मकसद था कि टूरिज़्म इफेक्ट पर असर पड़े और वही यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। तो मैं इस पर भी जवाब लूँगी। आप में पीछे जो बैठे हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं किसी तरह का, या इस वक्त आपको ये लगता है कि जो यहाँ पर हुआ इतना बड़ा आतंकी हमला, आपके इसके ऊपर क्या रिएक्शंस हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? आप में से कोई भी?
नमस्ते मैम, मेरा नाम सिमरन खत्री है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आर्टिकल 370 पास हुआ था तो ऐसा कहा गया था कि टेररिज्म अटैक कम होगा और क्या कहते हैं सब अच्छा होगा, पर उसके बाद अभी का जो अटैक हम लोग पहलगाम अटैक अगर देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके मारा गया है। तो क्या ये उसकी वजह से हो रहा है या इसके पीछे कोई और कि आर्टिकल 370 हटाया जाए? ओके जी, आप में से कोई भी इसका जवाब देना चाहेंगे? मैं एक एक करके डॉक्टर अश्विंदर बहल अगर आपसे पूछूं कि आर्टिकल 370 का किस तरह का इस पर असर पड़ रहा है, या मेजर जनरल संजय मेस्टन आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं पहले? नगमा, देखिए मैं 2-3 पॉइंट्स उठाऊंगा। पहले भी एक किसी ने पूछा था, सॉरी वो बोल रहे हैं कि मैं बोलूं? हाँ आप बताइए संजय जी। ओके, मेरा पॉइंट ये है कि देखिए भारत की यूथ का भी इस लड़ाई में बहुत बड़ा हाथ है, और मैं बोलूं कैसे इस लड़ाई को वो मदद कर सकते हैं। देखिए जब मैं अपनी डिवीज़न फिरोजपुर में कमांड कर रहा था, मेरे को याद है पाकिस्तान की स्ट्रेटजी थी वो फिरोजपुर पूरे पंजाब के थ्रू और कश्मीर के थ्रू और राजस्थान के थ्रू ड्रग्स भेज रहे हैं इंडिया में, और वो ड्रग्स आ रहे हैं और उसको कंज्यूम कर रहा है हमारे देश के यूथ। आज स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये लोग भी जो बैठे हैं, ये भी अगर दिल से पूछे तो ये चल रहा है। और हमारे देश में बिल्कुल ड्रग कंजम्पशन ज़ीरो कर लो, क्योंकि ये जो हम ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं इसका पैसा किसको जा रहा है? पाकिस्तान को जा रहा है। पाकिस्तान इससे हथियार खरीद के टेररिस्ट बना रहा है। खून किसका बहा जा रहा है? भारत का बहा जा रहा है। तो इसमें पूरे देश का बहुत बड़ा काम है कि ये बिल्कुल ड्रग्स जीरो कर दें। और अब देखिएगा, तो ये बात आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई, पर जो सवाल अभी उन्होंने पूछा था मैं उस पर डॉक्टर अश्विंदर सिंह बहल का जवाब ले लूं कि 370 के बारे में उन्होंने पूछा कि जब लगाया गया 370 हटाया गया तो फिर ये हुआ कि अब वहाँ से आतंकवाद ख़त्म होगा, पर अभी ऐसे टारगेटेड किलिंग हुई है। क्या ये इसका एक तरह से बदला है, या फिर क्या फ़र्क पड़ा इससे टेररिज्म को रोकने में? देखिए जब 370 हटा उसके बाद से अगर आप ध्यान से देखें कश्मीर की सिचुएशन तो काफ़ी बेहतर हो चुकी थी, और कश्मीर के अंदर वापस पीस आ रही थी, और साथ में करोड़ों के करीब 2 करोड़ तो टूरिस्ट आए थे पिछले साल। तो लास्ट ईयर की फिगर्स नहीं है मेरे पास, लेकिन करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट आ रहे थे। इस बार भी ओवर बुकिंग थी, तो कश्मीर कहीं ना कहीं भारत के साथ इंटीग्रेट होता जा रहा था, और ये पसंद नहीं आया जनरल आसिम मुनीर को, और वो चारों तरफ से घिरा हुआ था। वो घिरा हुआ था पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति से, घिरा हुआ था तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अटैक से, घिरा हुआ था बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और लिबरेशन आर्मी के अटैक से, और कहीं ना कहीं जो ईरान के साथ उनके हमले हुए थे पिछले साल जनवरी 2024 को। तो चारों तरफ से घिरे होने की वजह से ये एक आसान रास्ता उसको मिला कि वापस ट्विन नेशन थ्योरी के बारे में बोला जाए, हिंदू मुस्लिम के बारे में बोला जाए, और कश्मीर जो उसके हाथ से, पाकिस्तान के हाथ से निकलता जा रहा था, वहां पे टूरिज्म पे हमला किया जाए। और कैसे किया जाए? हिंदू को डायरेक्टली आइडेंटिफाई करके मारा जाए ताकि टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं वो आना बंद कर दें। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी थी, और साथ में पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम के राइट्स करा दें, और वो हुआ नहीं। लेकिन इसमें एक बहुत ही अहम बात है, और वो अहम बात ये है कि हमले होने के बाद भी कश्मीरियों ने सबसे ज्यादा बंद रखा। कश्मीरियों ने सबसे ज्यादा कैंडल लाइट मार्चेस की, तो ये क्लियरली दर्शा रहा है। और कई कैंसिलेशन जरूर हुए, लेकिन अभी भी टूरिस्ट वहां जा रहे हैं और अभी भी टूरिस्ट वहां रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमको पाकिस्तान की स्ट्रेटजी को फेल करना है तो हमको ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि टूरिज्म वापस रिवाइव हो जाए कश्मीर के अंदर, और आर्टिकल 370 के एप्लीकेशन जो अचीव करना चाहता था, लोगों में वो भरोसा भी जगाना जरूरी है सिस्टम की तरफ से कि सुरक्षित है कश्मीर और वहाँ पे लोग जा सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ मैं हम लोग में, और उसके बाद हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि किस तरह का वैश्विक समर्थन एक कूटनीतिक तौर पे भारत को मिला है और इसके क्या मायने हैं। इस ब्रेक के बाद लौटते हैं। देश का सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया देखिए डीडी फ्री डिश चैनल नंबर 55 पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 10 करोड़ से भी ज्यादा प्लेयर ज़ूपी लूडो खेल रहे हैं। मुझे भूल गए क्या? बाजी आप ही तो करोड़ों में, पूरा देश खेल रहा है ज़ूपी लूडो। आप भी ऐप डाउनलोड करो zupi.com से, खेलो और जीतो लाखों के इनाम। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है, जिम्मेदारी से खेलें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। समर में बाल्टी तो चाहिए फॉर योर पसीना। बाल्टी
और मॉनसून में बाल्टी तो चाहिए फॉर छत का पसीना। पसीना मत बहाओ, बर्जर रूफ कूलेंट सील लगाओ। ये छत के क्रैक्स को करे सील और आपको दे ठंडा फील। बर्जर रूफ कूलेंट सील। पाकिस्तान के समर्थन से जिस तरह का हमला पहलगाम में करवाया गया, जिससे टूरिज़्म को बहुत बड़ा पर असर पड़ा है और इतने सारे पर्यटकों की जान गई है, उसके बाद से पूरे भारत में गुस्सा है। और ये सवाल भी कि अब आगे क्या, किस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, किन किन मोर्चों पर, सामरिक है, आर्थिक है, कूटनीतिक है। और हम यही चर्चा कर रहे हैं लगातार कि अब आगे क्या होगा और किस तरह का प्रहार, किस तरह के प्रहार की ज़रूरत है। एक बड़ा सवाल ये है, बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की है और सभी ने इस हमले को कंडेम किया है। इसके बाद यहाँ पे अनिल त्रिगुणायत, मैं आपसे अगर पूछूं तो वैश्विक समर्थन कैसा मिला है भारत को? अब चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, सबकी तरफ से कंडेमनेशन आया, चाइना तक ने कंडेम किया। तो ये जो विश्व से समर्थन आ रहा है, इसका क्या मतलब है? इसको किस तरह से भारत इसका इस्तेमाल कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ एक घेराबंदी के लिए? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो इस बार स्पॉन्टेनियस जो रिस्पॉन्सेस सारी दुनिया के लीडर्स के आए हैं, ख़ास तौर से मेन लीडर्स के, जिन्होंने अपना सबसे ज़्यादा इसको घृणित एक बताया और टेररिज्म का एक ऐसा एक्ट जिसका बदला लेना चाहिए, टेररिज्म को छोड़ना चाहिए। इवन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन में भी ये कहा गया है। तो मेरा मानना ये है कि इस वक्त सारी दुनिया में ज़्यादातर लोग और ज़्यादातर देश आपके साथ हैं। पाकिस्तान के जो ख़ास जो मित्र थे, उन लोगों ने भी किनारा कर लिया है। देखिए, पिछले कुछ 10-12 साल में मैं समझता हूँ कि भारत की जो वेस्ट एशिया पॉलिसी, ख़ास तौर से जहाँ से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा सस्टेनेंस मिलता था, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता था, वो इस वक्त वहाँ बंद हो चुका है काफ़ी हद तक। तो अब ईरान फॉर एग्ज़ाम्पल, आज ईरान खुद अपने परेशानियों में है, लेकिन ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने प्रधानमंत्री से बात किया और उन्होंने कहा कि अगर आप कहें तो हम दोनों मिलकर, वहाँ पे शरीफ से भी बात किया कि हम जो है इसको डी-एस्केलेट कर सकते हैं। और उसी सारे प्रेशर के चलते शहबाज शरीफ ने जो बात कही कि ये न्यूट्रल, और ये जिस तरह उन्होंने तो बहाने बनाने की बात कही है, लेकिन कम से कम उन्होंने ये कहा है कि भाई इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो जो चीज़ सामने दिख रही है उसका भी उनको इन्वेस्टिगेशन चाहिए। जितना हमने एविडेंस दिया उस सबको वो मानते नहीं हैं। तो ये तो बिल्कुल उनको निकलने का है, लेकिन इस वक्त सब तरफ से घिरे हुए हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। देखिए, चाइना से $1.4 बिलियन मांगा है उन्होंने अभी इसी वक्त। अगर वो लड़ाई को लड़ना चाहते हैं तो बोले, हम कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं समझता हूँ ये इस तरफ राइट इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ाने का, और हमारा जो डायरेक्ट प्रेशर बायलैटरल है, मिलिट्री मीन्स से डिप्लोमेटिक मीन्स जो भी हो रहा है, वो सब मिला करके इस टाइम राइट मौका है जब पाकिस्तान को कॉर्नर किया जा सकता है पूरी तरह से। लेकिन एक बात कह रहा हूँ मैं, बाकी लोग सब शायद डिफर करें मेरी बात से, जितना टाइम निकलता जाएगा आपका जी, उतने टाइम में फिर अगर आप युद्ध करेंगे या जो करेंगे तो आपके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर एकदम बढ़ना शुरू हो जाएगा कि इसको डी-एस्केलेट करें। ऑलरेडी बड़े बड़े कंट्रीज जो है वो कह रहे हैं कि भाई एक लिमिट तक होना चाहिए। हमने देखा है कि ईरान और सऊदी अरब की तरफ से भी मध्यस्थता का एक ऑफर आया है। तो आप कह रहे हैं कि अगर हम रिएक्शन में देर करते हैं तो इंटरनेशनल दबाव बढ़ेगा डी-एस्केलेशन के लिए। डॉक्टर अशमिंदर बहल और संजय मेस्टन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कैसे इंडिया को जवाब देना चाहिए और क्या फ़ौरन जवाब देना चाहिए? इन तमाम सामरिक, आर्थिक और डिप्लोमेटिक जवाबों के अलावा भी क्या मिलिट्री ऑप्शंस की इस वक्त ज़रूरत है? देखिए काइनेटिक एक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है, और सबसे पहले हमें काइनेटिक एक्शन एक इंटीग्रेटेड एक्शन लेना चाहिए, लेकिन लेना चाहिए एक सुयोजित योजना के साथ, और लेना चाहिए उनको थोड़े टाइम के लिए टायर करने के बाद। और हमें अटैक करना चाहिए उनके लॉन्च पैड्स पे, और जो हमारी ट्रीटी थी, सीज फायर एग्रीमेंट थी, उसको अब तोड़ के हमें आर्टिलरी और मोटर्स का इस्तेमाल करते हुए लॉन्च पैड्स के ऊपर कंटिन्यूस फायर
एकदम फायर ड्रिल्स रखनी है रोज, ताकि इससे क्या होगा कि हमारी तो डिप्लीट होगी नहीं इतनी जितने की पाकिस्तान के पास जो असला और बारूद है वो डिप्लीट होगा। साथ साथ में हमारे को हवाई हमले का भी इस्तेमाल करना है ताकि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के जो हेडक्वार्टर्स है उन पे हमले ये इस करने तरह हैं। का और जहाँ पे भी डॉक्टर ट्रेनिंग बहल, ये कैंप्स भी एक दिखते हैं खतरा कि भी वापस होता आ रहे है हैं, वहाँ कि पे क्या हमले इस करने तरह के वॉर अब ऑप्शन है इस दौर में, और तब भी जब न्यूक्लियर कंट्रीज होती हैं नेबर्स, तो जो दूसरे ऑप्शंस हैं डिप्लोमेटिक है और आपके सामरिक और आर्थिक है, क्या वो ही बेहतर ऑप्शंस नहीं है पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए, क्योंकि आर्थिक तौर पे बहुत कमज़ोर भी है पाकिस्तान, और क्या वो इस तरह की अफोर्ड कर सकता है जंग इन मोर्चों पर? संजय मेस्टन, आप क्या सोचते हैं इस पर? नगमा, मेरा विचार इस पे इस प्रकार है। पहली बात, अगर हम 71 की लड़ाई में जाएं, उस समय भारत को बहुत समय लगा था डिप्लोमेटिक सपोर्ट मस्टर करने में, और आज की तारीख में हर चीज़ प्लेटर पे हमें ऑलरेडी मिल गया है। और आर्मी में जब हम लड़ाई करते हैं तो एक बोलते हैं शेपिंग द बैटल फील्ड। आज भारत के लिए ये बैटल फील्ड कहने का मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑलरेडी शेप्ड है, पूरे विश्व लीडर्स का सपोर्ट है, और जो वेस्टर्न फ्रंट में पाकिस्तान के हो रहा है वो भी। तो कहने का मतलब है आज सिचुएशन पूरे हमारे लिए विन विन सिचुएशन है एप्रोप्रिएट टाइम पे हमला करने के लिए। हमला कब करना है वो देखिए, और किस प्रकार करना है, कितनी फोर्स यूज करनी है। मैं पहले फिर से दोहराता हूँ, वो इस प्रकार का करना चाहिए कि पाकिस्तान सेना की कमर टूटनी चाहिए। उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है आर्मी लीडरशिप, उसका डिस्ट्रक्शन बहुत ही जरूरी है। उसको अचीव करने के लिए ये टीवी पे उचित नहीं होगा। ये जी कब बिल्कुल। करना है? देखिए हमारे सैन्य अधिकारी, तो आप कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑप्शन तो होना ही चाहिए, उसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक है, जो इकोनॉमिक है, डिप्लोमेटिक है, वो भी होना चाहिए। अनिल त्रिगुणायत, आखिरी आपसे एक मैं कमेंट चाहूँगी कि जो मिलिट्री ऑप्शन है वो तो एक हो गया, जो हम सामरिक और डिप्लोमेटिक की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त भारत को काफ़ी समर्थन मिला है तमाम देशों का, लेकिन साथ साथ अमेरिका जैसे देश जो कहने को आपको समर्थन दे रहे हैं, इस वक्त रोक रहे हैं, पर अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान हमेशा से रहा, पहले अफगानिस्तान की वजह से और भी कारणों से, और अभी भी चाहे यूएसएड जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हों जिनको बाद में ट्रंप ने जिन पर रोक लगाई, या फिर अमेरिका की तरफ से जो उनको एग्जेम्पशंस भी मिली हैं भी लगभग $400 मिलियन की, तो आप मदद भी करते हैं। एक तरफ से अगर ये मदद मिलता है और IMF लोन भी देता है, और दूसरी तरफ आप कंडेम भी करते हैं, ये साथ साथ चलेगा तो क्या हासिल होगा? कुछ नहीं, हमें खुद को एक्शन लेना होगा। जो हमें लगता है बिल्कुल ठीक एक्शन है वो लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले अगर हमें मालूम है कि 47 पैड्स लॉन्च पैड्स हैं, इनके टेररिस्ट ग्रुप्स हैं अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, तो सबसे पहले तो उसमें जाना चाहिए। दूसरा, अगर पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट से को एनल कर दिया है एक तरह से, तो इसका मतलब है पूरा बॉर्डर ही नहीं है, तो अब आप अपने ही देश में जा रहे हैं। POK तो आपका अपना है, तो चले जाइए अगर आप जा सकते हैं तो लेकिन यह है कि हमें ये मैं ये नहीं मानता कि हमें 15 दिन, 1 साल या 2 साल या 3 महीने लगना चाहिए। कंटीजेंसी प्लान तो हमेशा रेडी रहता है, ये तो गवर्नमेंट के सब लोग जानते हैं कि इस सिचुएशन में ये होगा तो हम तुरंत इतना करेंगे, इतने हमारे ये एक्शन होगा। तो मैं समझता हूँ कि कुछ दिनों के अंदर कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट एक्शन देखने मिलेगा। तो ये एक लगातार डर बना हुआ है लेकिन लोगों में दोनों तरफ के, और यहाँ पे भी कि क्या अब यहाँ पर युद्ध एक ऑप्शन है, पर आज के दौर में युद्ध क्या इस तरह का एक ऑप्शन होता है, या युद्ध के तरीके बदल गए हैं? संजय मेस्टन। बिल्कुल, तौर तरीके तो बदल गए हैं। देखिए, मैं फिर इसको बोलूँगा कि कोई भी युद्ध के लिए आर्म फोर्सेस कंट्री का लास्ट ऑप्शन और लास्ट रिजॉर्ट है। पहले तो ये जो अभी हमने जितने भी ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं, मेरे ख्याल उससे बहुत प्रभाव पड़ेगा। और देखिए टाइमिंग्स पे जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे उसमें क्या और उसको बढ़ाने की जरूरत या गुंजाइश है? देखिए, बहुत ये FATF तो है ही, ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ट्रेड चल रहा है वो खत्म होना चाहिए। बल्कि अब मैं आज बोलूँगा कि हमें पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को आज डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन देनी है। अब देखिए अमेरिका देने वाला है, अमेरिका अभी बागराम एयरपोर्ट पे वापस आ रहा है और वो तालिबान को रिकॉग्नाइज कर रहा है। भारत को भी तालिबान को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, वो एक रियलिटी है, उसको कोई डिसलॉज नहीं कर सकता है। जितनी जल्दी हम करें वो हमारे हित में। ये अफगान पश्तून पाकिस्तान को अटैक करने के लिए तैयार हैं और वो एक हमें दूसरा फ्रंट खोलने की पूरा वहाँ पर एक फ़ायदा है। तो ये सारे चीज़ें हैं जो भी हमको खोल के रखने चाहिए। आप सोचो, कल भारत वेस्टर्न फ्रंट से कुछ एक्टिवेट करे ट्रुप्स या एयरफोर्स, पाकिस्तान की तो खलबली मच जाएगी, मतलब सेना का अटेंशन डिवाइडेड हो जाएगा। आज तो उसको पता है भारत सब कुछ ईस्ट से करेगा, आप सोचो वेस्ट से भी हो रहा है और उसकी पीछे से भी हो रहा है, कितना कन्फ्यूजन होगा उसकी लीडरशिप में। और हमने उसकी लीडरशिप को जो मेंटली
वीक करना है, अनस्टेबल करना है कि वो अचंभत रहे, सरप्राइज और डिसेप्शन में ये कब कहाँ कैसे करने वाले हैं, वो अभी हमने नगमा अचीव करना है। और वो हमारी मिलिट्री लीडरशिप पे को पूरा भरोसा है, पॉलिटिकल लीडरशिप पे पूरा भरोसा है। इसी मुताबिक वो अपना टाइम, समय सब चूज करेंगे। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, सारे ऑप्शंस खोलने चाहिए। इन तमाम ऑप्शन से एक आखिरी सवाल और बड़ा सवाल कि पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री कितनी कमज़ोर पड़ सकती है? संजय मेस्टन, क्या कमज़ोर पड़ेगी? बहुत तरह के रिटेलिएशंस भी हुए, लेकिन चूंकि भारत के साथ बॉर्डर भी इस तरह का रहा जहां हम इस घुसपैठ को भी नहीं रोक पाए, तो वहां पे भी एक चूक है। बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया है। देखिए, ये फैक्ट्री बंद होगी, कैसे बंद होगी? जिस दिन पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की अवाम भारत के साथ खड़ी होगी, तब ये बंद होगी। और जब वो उनकी अवाम उनकी सेना के खिलाफ जंग लड़ेगी, और वो लड़ेगी जब इंडस वाटर का प्रेशर पड़ेगा, सारे प्रेशर पड़ेंगे। और ये मुनीर के ऊपर ऑलरेडी आप देखिए, उनकी सोशल मीडिया में कार्टून्स बन रहे हैं उसके, कि वो मुजरा वगैरह में जा रहा है। तो ये सब दिखाता है कि उनकी आर्मी के अंदर डिसेंट है, उनके लोगों में डिसेंट है, और वो बहुत जल्दी टूट जाएंगे। और आप आज पर चीज बोलेंगे, देखिए पाकिस्तान 1.0 47 में बना, पाकिस्तान 2.0 16 दिसंबर 71 में बना जब बांग्लादेश हट गया, और अब पाकिस्तान 3.0 बनेगा जिसमें बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा अलग हो जाएंगे, और पाकिस्तान 4.0 बनेगा जब सिंध भी अलग हो जाएगा और ये पीओके साथ हमारे आ जाएगा। तो पाकिस्तान अभी 4.0 चूंकि पाकिस्तान की हालत पहले से ही ख़राब है, आर्थिक तौर पे, पॉलिटिकल तौर पे यहाँ पे काफ़ी डिसेंट हैं, और आर्मी के ख़िलाफ़ भी आप कह रहे हैं कि डिसेंट है, और जो वो जितना बढ़ता है और अवाम जब खड़ी होगी इसके ख़िलाफ़, तब वहाँ पे लगता है कि एक तरह से एक नए रास्ते निकलेंगे और शांति बनेगी। बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का। इस वक्त लगातार सबके मन में यही सवाल है कि क्या जवाब दिया जाना चाहिए उस भयावह आतंकी हमले की जो पहलगाम में टूरिस्ट पर, पर्यटकों पर किया गया, और आखिर इंसाफ कैसे मिलेगा? क्या सबक सिखाया जाना चाहिए पाकिस्तान को? किन फ्रंट्स पे भारत जवाब दे सकता है? भारत के विकल्प क्या क्या हैं? बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।